हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। ब्लॉक 2 का यूनिट 4 आज शुरू करेंगे। सिंगल सब्जेक्ट डिज़ाइन जिसका नाम है। नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है इसमें एक सिंगल सब्जेक्ट होता है। सिंगल सब्जेक्ट का मतलब या तो कोई एक पर्सन है खाली जिसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, या फिर वो एक ग्रुप है, सेम ग्रुप है जिसको आप यूज़ कर रहे हो। आपने दो ग्रुप्स में डिवाइड नहीं किया है उसको, तो इसीलिए इसका नाम सिंगल सब्जेक्ट डिज़ाइन दिया हुआ है। अब जैसे यहाँ पे ये बता रहे हैं कि सिंगल सब्जेक्ट डिजाइन में हम क्या करते हैं, एक ही ग्रुप के दो बार मेजरमेंट लेते हैं परफॉर्मेंस की। पहले ट्रीटमेंट से पहले उस ग्रुप की मेजरमेंट लेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे या मेजरमेंट लेंगे, और फिर ट्रीटमेंट के बाद। तो ये इस तरीके से दिखेगा। ऑब्वियसली उस ग्रुप में आपने रैंडमली चूज करके ही लोग लिए हैं। तो ये वाला जो ग्रुप है आपका, ये आपने मैनिपुलेशन से पहले आपने उसकी ऑब्जर्वेशन ली है, जिसको हम O1 कह सकते हैं। और फिर उसके बाद मैनिपुलेशन करी। मैनिपुलेशन का मतलब है जो भी आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल है या जो भी ट्रीटमेंट आप उन्हें देना चाहते हो। इस केस में यहाँ पे इन्होंने ट्रीटमेंट और इंटरवेंशन वर्ड यूज किया हुआ है। तो जो भी इंटरवेंशन आपने करी है उनके बिहेवियर के ऊपर, उसका आप ऑब्जर्वेशन फिर दोबारा से करोगे ट्रीटमेंट के बाद। तो ऑब्जर्वेशन हो गई O2। लेकिन ये क्योंकि सिंगल सब्जेक्ट है, सिंगल सब्जेक्ट मतलब कोई एक पर्सन भी हो सकता है सिंगल, या सेम ग्रुप है जिसको आपने दो बार मेजर किया है, इसलिए इसको बोलते हैं सिंगल सब्जेक्ट डिजाइन। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दो ग्रुप्स में डिवाइड नहीं कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल ग्रुप नहीं बना रहे हैं। इसी को एक अपने आप को ही ये कंपेयर कर रहा है अपने आप से, एक ही ग्रुप है। rather than comparing groups of subject, design relies on the comparison of treatment effect on a single subject। तो ट्रीटमेंट इफेक्ट यानी कि ट्रीटमेंट से पहले क्या था और ट्रीटमेंट के बाद क्या है, आपस में ही कंपेयर कर रहे हैं इसमें। तो सिंपल सिंगल सब्जेक्ट है, सिंगल सब्जेक्ट डिजाइन या सिंगल केस रिसर्च डिजाइन भी बोल सकते हैं इसको। यूजुअली अप्लाइड साइकोलॉजी में यूज होता है, जहाँ पे हमें बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए कुछ चीजें अप्लाई, इंटरवेंशंस का यूज करते हैं हम। इंटरवेंशंस का मतलब होता है जब आप किसी के बिहेवियर को चेंज करने के लिए कुछ उसमें अप्लाई करते हो, कोई जैसे आपकी नॉलेज अप्लाई करी, कोई थ्योरी अप्लाई करी। एजुकेशन में हो गया, किसी की एजुकेशन बिहेवियर को चेंज करने के लिए, ह्यूमन बिहेवियर में जैसे हम देख रहे हैं। सिंस द सब्जेक्ट सर्व एज देयर ओन कंट्रोल, सब्जेक्ट यहाँ पे अपने खुद के कंट्रोल होते हैं। जैसे एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में क्या होता है, जो हमने लास्ट उसमें पढ़ा है वीडियोज में, कि एक तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, एक कंट्रोल ग्रुप होता है। हम दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं, एक के साथ हम मैनिपुलेशन करते हैं, एक के साथ नहीं करते। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप दो बनाते हैं, लेकिन इस केस में क्या है, ये अकेला ही आपस में अपने आप को कंपेयर कर रहा है। तो यही एक्सपेरिमेंटल ग्रुप भी है, यही कंट्रोल ग्रुप भी है, इसलिए यहाँ पे वो अपना खुद का कंट्रोल ग्रुप होता है सिंगल सब डिजाइन में। सैंपल साइज 1 हो सकता है, या फिर नंबर ऑफ इंडिविजुअल विच आर हु आर कंसीडर्ड एज वन ग्रुप। तो उन सारे इंडिविजुअल्स को या तो आप एक ग्रुप मान के चलोगे, एक यूनिट पूरी, मतलब आप उसमें ये नहीं बोलोगे कि उसमें 6 लोग 7 लोग हैं, आप उसको बोलोगे एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो सिमिलर है एक दूसरे से। या फिर आप एक सिंगल पर्सन पे करोगे। द पार्टिसिपेंट इज एक्सपोज टू अ नॉन ट्रीटमेंट एंड अ ट्रीटमेंट फेज। तो नॉन ट्रीटमेंट फेज मतलब ट्रीटमेंट से पहले आपने उसकी परफॉर्मेंस को मेजर किया, परफॉर्मेंस मेजर करी, और फिर ट्रीटमेंट के बाद करी, दोनों को आपस में कंपेयर करने के लिए। इसमें कुछ टर्म्स यूज होंगी बार बार ही, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि इन टर्म्स का क्या मतलब है। बेसलाइन टर्म का मतलब ये है जब आपने डेटा कलेक्ट किया उस पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब सपोज मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके चल रही हूँ कि एक स्टूडेंट है जिसका स्कूल में बिहेवियर बहुत वॉयलेंट है, ठीक है। अब हम एक इंटरवेंशन प्लान कर रहे हैं कि अगर हम उसको इस तरह की थेरेपी देंगे, कोई भी थेरेपी है, सपोज XYZ थेरेपी का नाम मैं अभी यहाँ नहीं बताऊंगी वरना कंफ्यूजन होगी आपको। तो कोई भी थेरेपी है वो अगर हम उसको देते हैं तो उसका वायलेंट बिहेवियर में क्या चेंजेस आएगा हम देखना चाहते हैं। स्टूडेंट क्योंकि एक ही पर्सन है जिसका हम बिहेवियर थेरेपी से पहले और थेरेपी के बाद हम नोट करेंगे जिसका बिहेवियर, तो ये सिंगल सब्जेक्ट डिजाइन हो गया। अब हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, वायलेंट बिहेवियर, जिसको हमने चेंज करना है। तो बेसलाइन का मतलब है जब हम उसके बिहेवियर के बारे में डेटा कलेक्ट कर रहे हैं जो कि थेरेपी से पहले, ठीक है।
तो बेस लाइन है जिसके बेस पे हम अपनी रिसर्च करेंगे, तो किस तरीके से वो बिहेव करता है, वायलेंट बिहेवियर का क्या मतलब है। जैसे अगर कोई टीचर उसकी शिकायत कर रही है तो वो वायलेंट बिहेवियर करता है, तो वो क्या मतलब है, उसकी ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या है। वायलेंट मीन्स टीचर क्या कहना चाह रही है, क्या वो लोगों को मारता है, क्या वो चीजें उठा के फेंकता है, क्या वो वर्बली वायलेंट है, एग्रेसिव है, वो कितनी बार वायलेंट होता है, किस वजह से होता है, किसके साथ होता है। तो वो सारी इंफॉर्मेशन मतलब बेस लाइन हो गया कि आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो विदाउट कुछ किए, बिना ट्रीटमेंट के। इंटरवेंशन का मतलब है जब आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज करते हो, यानी कि थेरेपी। इस केस में हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, थेरेपी, क्योंकि हम थेरेपी करेंगे तो उसका डिपेंडेंट वेरिएबल पे फर्क नजर आएगा, वायलेंट बिहेवियर पे। तो इंटरवेंशन हो गई हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और उसके बाद हम डेटा कलेक्ट करते हैं कि क्या फर्क आया। तो हमने थेरेपी दी उसको, जो भी थेरेपीज हम देते हैं बिहेवियर मॉडिफिकेशन पे, उसके बाद हमने दोबारा डेटा कलेक्ट किया कि उसके वायलेंट बिहेवियर में क्या चेंजेस आए, इंटरवेंशन हो गया। रिवर्सल का मतलब है दिस फेज इज वन इन विच रिसर्चर रिमूव्स द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फिर क्या हुआ, आपने देखा कि थोड़े टाइम बाद थेरेपी उसकी, एक हफ्ता आपने थेरेपी करी, एक हफ्ता 15 दिन थेरेपी सेशंस हुए उसके काउंसलर के साथ, और उसके वायलेंट बिहेवियर में आपने देखा चेंजेस आने लगे हैं, वायलेंट बिहेवियर अब कम होने लगा है। फिर क्या किया, आपने वो थेरेपी बंद कर दी। बंद करने के बाद अब एक हफ्ता हो गया, उसके बाद अब दोबारा से डेटा कलेक्ट कर रहे हो ये देखने के लिए कि अब उसका बिहेवियर कैसा है, क्या वो वायलेंट है या वो थोड़ा सा कम हो चुका है, एग्रेसिव। ऑब्वियसली एकदम 360 डिग्री टर्न तो नहीं आ जाएगा कि वो बिल्कुल ही नॉन वायलेंस हो जाए, लेकिन अभी भी वायलेंट है या पहले से कम वायलेंट है। तो रिवर्सल का मतलब है कि आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल हटा दिया, थेरेपी सेशन रोक दिए, और फिर आपने डेटा कलेक्ट किया, तो वो हो गया रिवर्सल। तो ये टर्म्स आपको इसमें याद रहनी चाहिए। फिर हम असेसमेंट कैसे करते हैं, एक होती है कंटिन्यूअस असेसमेंट कि आप बार बार उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, रिपीटेडली बिहेवियर को उसके ऑब्जर्व कर रहे हो। जैसे आप थेरेपी सेशंस आप दे रहे हो उसको, हर हफ्ते आप उसको थेरेपी सेशन दे रहे हो और उसको ऑब्जर्व कर रहे हो। तो एक सेशन हुआ थेरेपी का, आपने ऑब्जर्वेशन ली, दूसरा सेशन हुआ, ऑब्जर्वेशन करी उसके बिहेवियर की, तो वो गया कॉन्टिन्यूअस। बेसलाइन असेसमेंट का मतलब है कि ट्रीटमेंट जब इम्प्लीमेंट करते हैं उससे पहले कुछ बिहेवियरल ट्रेंड हम देखते हैं कि जैसे ट्रीटमेंट से पहले उसके बिहेवियर में क्या चीजें हो रही थी, और ट्रीटमेंट के बाद क्या उसकी वजह से कोई फर्क आया है कि नहीं आया है। तो वो हो गई बेसलाइन असेसमेंट। वेरिएबिलिटी इन डाटा का मतलब है कि जैसे कितना कंसिस्टेंटली ट्रीटमेंट की वजह से चेंजेस हो रहे हैं, हाउ कंसिस्टेंटली द ट्रीटमेंट चेंजेस द बिहेवियर। तो कितना कंसिस्टेंटली, कितना चेंज आ रहा है रोज उसके बिहेवियर में ट्रीटमेंट की वजह से, तो वो हो गया वेरिएबिलिटी इन डाटा, डेटा में कितनी वेरिएबिलिटी आ रही है। फिर इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं सिंगल सब्जेक्ट डिजाइन के। पहला करेक्टरिस्टिक्स कह रहा है कि रिलायबल मेजरमेंट होनी चाहिए। ये मैकमिलन ने दिए हैं करेक्टरिस्टिक्स कि आप जो मेजरमेंट ले रहे हो, क्योंकि आप इसमें एक से ज्यादा बार ले रहे हो, मल्टीपल मेजरमेंट ले रहे हो ना, एक से ज्यादा बार आप मेजर कर रहे हो, तो बहुत रिलायबल इंस्ट्रूमेंट जिससे भी आप मेजर कर रहे हो डेटा, जिससे भी आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, वो बहुत रिलायबल चीज होनी चाहिए, रिलायबल इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। प्लस टाइम ऑफ द डे, लोकेशन ऑफ द, ये सब चीजें सेम होनी चाहिए। आप उसका बिहेवियर मॉडिफिकेशन जहाँ जिस प्लेस पे कर रहे हो रोज उसी जगह पे होना चाहिए, जहाँ पे ऑब्जर्वेशन कर रहे हो उसी जगह पे उसी टाइम पे होना चाहिए, ताकि उन उन उसकी चेंजेस इन लोकेशन और टाइम की वजह से कोई रिलायबिलिटी में फर्क ना पड़े। रिपीटेड मेजरमेंट्स होती हैं इसमें, जैसे कि हमने देखा ही है कि हम रिपीटेडली मेजर करते हैं बिहेवियर को। डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंडीशन, मतलब आप किस कंडीशन में मेजरमेंट ले रहे हो, ट्रीटमेंट कौन सी दे रहे हैं, वो बताना बहुत ज़रूरी है। फिर बेसलाइन और ट्रीटमेंट कंडीशंस क्लियर होनी चाहिए। बेसलाइन कंडीशन का मतलब है पीरियड ऑफ टाइम इन विच टारगेट बिहेवियर इज ऑब्जर्व्ड एंड रिकॉर्डेड विदाउट अ स्पेशल ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट से पहले जो आप वो करते हो, उसका बिहेवियर मेजर करते हो, ऑब्जर्व करते हो, वो बेसलाइन हो गया। और ट्रीटमेंट के बाद या ट्रीटमेंट के दौरान या उसके बाद जो करते हो वो आपका ट्रीटमेंट कंडीशंस में आ जाता है। सो द ट्रीटमेंट कंडीशन इज अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशन, मतलब आप उसको थेरेपी देते हो एंड देन द टारगेट बिहेवियर कंटिन्यूज टू बी ऑब्जर्व, फिर आप उसका बिहेवियर रिकॉर्ड। तो थेरेपी वाला मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, उसकी जगह पे कोई आप मेडिसिन देते हो या कुछ और भी हो सकता है, किसी और चीज के ऊपर भी आपकी रिसर्च हो सकती है।
सिंगल वेरिएबल रूल में ये कह रहे हैं कि जनरली हम एक ही इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल लेके चलते हैं, पर कई बार एक से ज़्यादा भी होते हैं तो फिर उनमें आपस में इंटरेक्शन इफेक्ट हो जाता है। जैसे अब इस केस में आप थेरेपी के साथ साथ उसको कोई मेडिसिन भी अगर देते हो एग्रेशन को कंट्रोल करने की या एंगर को कंट्रोल करने की, अगर वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है तो उसको हाइपर एक्टिविटी को कंट्रोल करने की मेडिसिन भी अगर आप दे रहे हो तो इसका मतलब है आप दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल दे रहे हो। एक आप उसको थेरेपी दे रहे हो, एक मेडिसिन दे रहे हो, जिसका इफेक्ट आप उसके बिहेवियर पे देख रहे हो जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इस केस में ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि इंटरेक्शन इफेक्ट भी होता है। और कितने टाइप के सिंगल सब्जेक्ट डिजाइन होते हैं? एक होता है विड्रॉल डिजाइन, जिसमें ट्रीटमेंट सिस्टमेटिकली पहले प्रेजेंट की जाती है, उसके बाद विड्रॉ कर दी जाती है। तो पहले कुछ दिन तक ट्रीटमेंट होगी, उसके बाद उसको विड्रॉ कर दिया जाएगा। विड्रॉ ये करते हैं देखने के लिए कि विड्रॉ करने के बाद कोई चेंज आया कि नहीं। पहले ये देखा जाता है कि ट्रीटमेंट करने से क्या चेंजेस आए, फिर ट्रीटमेंट बंद करने से क्या चेंजेस आए। तो वो विड्रॉल डिजाइन होता है कि हमने ट्रीटमेंट जो है वो हटा दी है। तो इसके भी तीन अलग अलग तरीके होते हैं करने के। पहला तो ए बी डिजाइन है। ए बी डिजाइन का मतलब एक बेसलाइन हो गया, एक ट्रीटमेंट हो गया। तो ये हो गया ए बी डिजाइन। तो जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है कि आप किसी को शॉक थेरेपी दे रहे हो, अगर उसकी ड्रिंकिंग ड्रिंकिंग की उसकी प्रॉब्लम है तो उसको ट्रीट करने के लिए आप किसी को शॉक थेरेपी दे रहे हो। तो बेस लाइन का मतलब आपने पहले उसकी ड्रिंकिंग बिहेवियर को ऑब्जर्व करा और फिर आपने उसको शॉक थेरेपी दी और उसके बाद आपने ऑब्जर्व करा, तो वो ए बी डिजाइन हो गया, बेस लाइन ट्रीटमेंट एंड देन फिर उसके बाद बेस लाइन और फिर ट्रीटमेंट। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि ए फेज में क्या करते हैं, ए बी मतलब ए फेज और बी फेज। तो ए फेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन बेसलाइन ऑब्जर्वेशंस आर मेड। तो बेसलाइन ऑब्जर्वेशन करते हैं कि कितनी बार वो बिहेवियर मतलब कितनी बार वो ड्रिंक करता है, ठीक है। फिर बी फेज में ट्रीटमेंट वेरिएबल इज इंट्रोड्यूस, को ट्रीटमेंट दी जाती है एंड एनी चेंजेस इन द डिपेंडेंट वेरिएबल आर नोटेड, के उसकी ट्रीटमेंट के बाद क्या कोई चेंज हुआ है। तो यहाँ पे जैसे ए फेज का मतलब बेसलाइन फेज का मतलब हम ये देखेंगे कि वो कितना अल्कोहल लेता है। बी फेज का मतलब कि अगर उसको हमने शॉक थेरेपी दी और उसके बाद उसको चॉइस दी जाए कि वो अल्कोहल पिएगा कि नॉन अल्कोहल बेवरेज पिएगा, तो फिर देखेंगे कि उसने क्या चूज किया, अल्कोहलिक बेवरेज चूज करी या नॉन अल्कोहलिक। तो इस तरीके से ए फेज और बी फेज ए बी डिजाइन हो गया। फिर ए बी, ए मतलब बेसलाइन, फिर ट्रीटमेंट, फिर वापस बेसलाइन, ए बी ए फेज। तो इसमें क्या है, बेसलाइन एस्टेब्लिश करी जाती है फर्स्ट फेज में। बेसलाइन मतलब ट्रीटमेंट से पहले जो मेजरमेंट ली जाती है। फिर ट्रीटमेंट इंट्रोड्यूस करी जाती है सेकेंड फेज में एंड अ सेकेंड बेसलाइन इज रिकॉर्डेड आफ्टर द विड्रॉल ऑफ द ट्रीटमेंट। उसके बाद क्या करते हैं, ट्रीटमेंट रोक दी जाती है, फिर कुछ टाइम के लिए ट्रीटमेंट रोक दी जाती है और ट्रीटमेंट रुकने के बाद कुछ टाइम निकलने के बाद देखते हैं कि अब इतने टाइम से इसको हमने ट्रीटमेंट नहीं दी, तब उसके बिहेवियर में क्या फर्क आ रहा है, फिर उसको एक नया बेसलाइन मान के चलते हैं। जैसे सपोज एक मैं जनरल एग्जांपल दे रही हूँ कि कोई किसी को ड्रिंकिंग की हैबिट है, वो दिन में 10 बारी ड्रिंक करता है, ठीक है। आपने उसको शॉक ट्रीटमेंट दी, ये तो आपकी बेस लाइन हो गई, जो 10 बार वो ड्रिंक कर रहा है दिन में, ये बेस लाइन हो गई आपकी। ये हो गया फेज ए। फिर फेज बी में आपने उसको ट्रीटमेंट दी, शॉक थेरेपी दी, ठीक है। फिर आपने थोड़े दिनों तक कुछ नहीं किया, ब्रेक ले लिया। उसके बाद फिर से आपने देखा कि अब वो दिन में कितनी बार ड्रिंक करता है, तो सपोज उसकी जो ड्रिंकिंग बिहेवियर है शॉक थेरेपी के बाद कम हो गया, सपोज 10 से 6 बार हो गया। तो ये अब आपकी बेस लाइन हो गई फिर से, ठीक है। तो ए बी ए, अब ये न्यू बेस लाइन है, अब फिर से आप शॉक थेरेपी दोगे तो ये रिपीट हो सकता है बार बार। तो इस ए डिजाइन में क्या हो रहा है, पहले बेस लाइन मेजर कर रहे हैं, फिर ट्रीटमेंट दे रहे हैं, फिर वापस से देख रहे हैं कि अब क्या चेंजेस आ रहे हैं, विदाउट ट्रीटमेंट क्या चेंजेस आ रहे हैं, ट्रीटमेंट के साथ नहीं, विदाउट ट्रीटमेंट। इसमें कई बार क्या होता है ना, जैसे सपोज आपने देखा कि शॉक देने के बाद वो उसने जो था उसका ड्रिंकिंग बिहेवियर बहुत कम हो गया था, वो 10 की जगह सिर्फ 3 बार ही ड्रिंक कर रहा था, उसका बिहेवियर बहुत चेंज हो गया था। लेकिन आपने बीच में जब बंद कर दी ट्रीटमेंट तो वापस से वो बढ़ना शुरू हो गया, 6 पे आ गया। इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं हमारी ट्रीटमेंट का कोई असर हो रहा है, इसलिए ये करा जाता है। उसके बाद ए बी डिजाइन, अगेन वही चीज है, आपने बेसलाइन ट्रीटमेंट करी, फिर उसको रिपीट किया, फिर बेसलाइन, ये रिपीटिंग ट्रीटमेंट बोलते हैं इसको, इसका नाम ही रिपीटिंग ट्रीटमेंट है।
तो इसमें क्या कर रहे हैं कि पहले बेसलाइन बिहेवियर जो है, बिहेवियर में चेंज फ्रॉम द फर्स्ट बेसलाइन टू इंटरवेंशन, फिर उसके बाद वेयर अपॉन इट में डिक्रीज फॉलोइंग। फिर क्या होगा, जैसे सपोज मैंने ऊपर वाला जो एग्जांपल बताया कि आपने किसी की ड्रिंकिंग प्रॉब्लम को, जो 10 बार दिन में पी रहा था, उसको आपने शॉक ट्रीटमेंट दी, ठीक है। तो पहला बेसलाइन आपका 10 है, दिस इज योर फर्स्ट बेसलाइन। फिर आपने ट्रीटमेंट दी, फिर उसके बाद आपने देखा कि शॉक ट्रीटमेंट के बाद उसकी बिहेवियर रिड्यूस हो गया था। फिर आपने थोड़े दिन का गैप दिया और देखा कि उससे बिहेवियर फिर से बढ़ने लग गया, ये आपकी दूसरी बेसलाइन हो गई। फिर दोबारा आपने शॉक ट्रीटमेंट दिया, फिर से उसका बिहेवियर जो था वो और कम हो गया पहले से। तो ये इस तरीके से रिपीटिंग ट्रीटमेंट्स हो गई, ए बी डिजाइन हो गया। अब इसके बाद दूसरा, ये तो विड्रॉल टाइप के थे, अब ये ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट डिजाइन है। ऑल्टरनेटिव ट्रीट का मतलब आप दो अलग अलग ट्रीटमेंट दे रहे हो। आप शॉक थेरेपी के साथ साथ उसको आप एवर्सिव कंडीशनिंग होती है, जिसमें हम कोई ऐसी चीज देते हैं जिससे वो दूर भागे। कोई ऐसी चीज, जैसे उसको ड्रिंकिंग की अगर प्रॉब्लम है, तो उसमें हमने ड्रिंक में कोई ऐसी चीज मिला दी जिसको पीते ही उसको नॉजिएटिंग सा फील हो रहा है, तो वो उसको ड्रिंक को पीने से डरेगा। तो ये होता है वर्सिव कंडीशनिंग। तो हमने क्या करा, हमने दो ट्रीटमेंट दे दी। एक ट्रीटमेंट हमने दे दी शॉक थेरेपी की, एक ट्रीटमेंट दे दी हमने एवर्सिव कंडीशनिंग की। तो हम दो ट्रीटमेंट यूज कर रहे हैं, इसलिए इसको ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट डिजाइन बोलते हैं। तो ए और बी क्या है, दो डिफरेंट ट्रीटमेंट्स है जिसको हम ऑल्टरनेटिवली रैंडमली दे रहे हैं उसको। मतलब एक बार एक ट्रीटमेंट दे रहे हैं, दूसरी बार दूसरी ट्रीटमेंट दे रहे हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, ट्रीटमेंट ए इज दस विड्रॉन एंड रिप्लेस। तो पहले हमने एक ट्रीटमेंट दी, फिर हमने उसको विड्रॉ कर लिया ट्रीटमेंट को, फिर दूसरी ट्रीटमेंट दी, ऐसे करके। द पर्पज फॉर विच ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट डिजाइन इज यूज टू अटेम्प्ट टू इवेल्युएट द रिलेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ टू और मोर ट्रीटमेंट्स। ये इसलिए दी जाती है कि दोनों की इफेक्टिवनेस हम देख सके कि कौन सी ट्रीटमेंट ज्यादा इफेक्टिव है। तो इसमें आप एक्सटेंडेडली ये ट्रीटमेंट्स को ऑल्टरनेटिवली यूज कर सकते हो। कभी आपने एक ट्रीटमेंट यूज करी, कभी दूसरी करी। जैसे इन्होंने भी बोला है कि किसी की स्मोकिंग हैबिट्स को इम्प्रूव करने के लिए इस तरह की हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो इसको हम बोलेंगे ए बी ऑल्टरनेटिव में बोलेंगे, ये विड्रॉल में नहीं। विड्रॉल में ए बी का मतलब कुछ और था, ऑल्टरनेटिव में ए बी का मतलब है आप ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट दे रहे हो। तो ऊपर वाले ए बी से कंफ्यूज नहीं होना है, ये ऑल्टरनेटिव है। फिर मल्टीपल बेसलाइन डिजाइन में क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है मल्टीपल बेसलाइन है, मतलब आप मल्टीपल टाइम उसकी बेसलाइन मेजरमेंट करते हो ट्रीटमेंट से पहले। सो डिजाइन सेवरल बेसलाइंस आर साइमल्टेनियसली एस्टेब्लिश प्रायर टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्रीटमेंट। मतलब ट्रीटमेंट से पहले ही आप उसके बिहेवियर को बहुत बारी मेजर कर लेते हो अलग अलग बेसलाइंस बनाने के लिए। तो ये भी बहुत सिंपल है, ये सुनने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें हमने उसके 2-3 बिहेवियर नोट कर लिए कि वो ड्रिंकिंग करता है और साथ में वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है। एक बिहेवियर ये हो गया, एक हो गया ड्रिंकिंग बिहेवियर। एग्रेसिव के साथ साथ वो वायलेंट हो जाता है, ठीक है, रूड हो जाता है। इस तरीके से हमने ये सारी बेसलाइंस है हमारी, हमने सारी बेसलाइंस क्रिएट कर ली ट्रीटमेंट से पहले वो क्या क्या करता है। फिर हमने किसी एक को टारगेट कर लिया, किसको, जैसे सपोज हमने यहाँ पे वायलेंट बिहेवियर को टारगेट करा, ठीक है। और हमने वायलेंट बिहेवियर के लिए क्या करा, उसकी थेरेपी करी, थेरेपी सेशंस, काउंसलिंग करी। अब काउंसलिंग के बाद क्या करेंगे, फिर से हम मेजर करेंगे इन चारों बेस लाइन्स को। तो अब आप अगर नोट करोगे कि ड्रिंकिंग बिहेवियर तो उसका सेम रहा, एग्रेसिव बिहेवियर भी सेम रहा, लेकिन वॉयलेंट बिहेवियर थोड़ा सा कम हो गया, पहले से बेटर हो गया, अब इतना वॉयलेंट नहीं है, नॉन वॉयलेंट है थोड़ा सा। और रूड बिहेवियर भी ऑलमोस्ट सेम ही था, खाली इसमें चेंज आया है। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि अगर बाकी बेसलाइन सेम थे, सिर्फ जिसको ट्रीटमेंट दिया है वही चेंज हुआ है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी जो इंटरवेंशन है वो काम कर रही है। तो ऐसे हम क्या करते हैं, बहुत सारे बिहेवियर जो साइमल्टेनियसली अकर करते हैं उसको हम बेसलाइन बना लेते हैं और किसी एक टारगेट बिहेवियर के ऊपर हम ट्रीटमेंट करते हैं। अगर उस बिहेवियर में चेंजेस आते हैं और बाकी सब सेम रहते हैं, यानी कि वो कंट्रोल की तरह काम करते हैं कंपेयर करने के लिए, तो हमें पता चल जाता है कि हमारी ट्रीटमेंट जो है उस बिहेवियर को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रही है। फिर हम क्या कर सकते हैं, थोड़ी देर बाद हम दूसरे बिहेवियर को टारगेट कर सकते हैं कि अब हम दूसरे बिहेवियर को टारगेट करेंगे, फिर उसमें चेंजेस देखेंगे। तो ये मल्टीपल बेस लाइन्स हो गई इस तरीके से।
फिर लास्ट में आता है आपका चेंजिंग क्राइटेरियन डिजाइन। तो इसमें क्या करते हैं हम, इसको मैं सिंपल तरीके से आपको बताती हूँ। जैसे सपोज किसी को किसी छोटे बच्चे को आप अल्फाबेट्स लिखना सिखा रहे हो और उसको ABCD Z तक आपने सिखानी है, ठीक है। तो पहला आपकी बेसलाइन क्या होगी कि उसको कुछ नहीं आता, उसको बिल्कुल लिखना नहीं आता, वो आपकी पहली बेसलाइन हो गई। फिर आपने उसको धीरे धीरे ए लिखना सिखाया, ठीक है। जब उसको ए लिखना आ गया तो ये आपकी दूसरी बेसलाइन हो गई। फिर ए से आप उसको बी तक लेके जाओगे, बी आ गया तो बी से सी तक लेके जाओगे। कहने का मतलब ये है आपकी बेसलाइन का क्राइटेरिया बदलता जा रहा है। ट्रीटमेंट इज जज अकॉर्डिंग टू दी स्पेसिफाइड ग्रेजुअल चेंजेस इन द बिहेवियर अकरेंस। मतलब धीरे धीरे जो चेंजेस हो रहे हैं उसके बिहेवियर पे, उस तरह से ट्रीटमेंट भी बदल दी जाती है। तो ग्रेजुअली ट्रीटमेंट के साथ साथ बेसलाइन बदलती रहती है और उसके साथ साथ आपकी ट्रीटमेंट छोटे छोटे फेजेस में आगे चेंज होती रहती है। इन्होंने भी बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। जैसे एक बच्चा है, वो बिल्कुल बैठ नहीं पाता है, अनेबल टू सिट इन द क्लास। जैसे जो ADHD जिनको प्रॉब्लम होती है, हाइपर एक्टिविटी की, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी, उन बच्चों की प्रॉब्लम क्या होती है, वो क्लास में बिल्कुल बैठ नहीं पाते, ओवर एक्टिव होते हैं। तो उस केस में क्या है, सपोज आपकी बेस लाइन है कि वो बच्चा बिल्कुल बैठ नहीं पा रहा है क्लास में। आपने उसको रिवॉर्ड दिया, जब वो 5 मिनट के लिए लगातार बैठा तो आपने उसको एक रिवॉर्ड दे दिया। फिर वो 5 मिनट वाला आपका बेसलाइन हो गया। फिर वो 10 मिनट के लिए लगातार बैठा तो आपने एक और रिवॉर्ड दिया। 10 मिनट आपकी बेसलाइन हो गई, ऐसे 15 मिनट आपकी बेसलाइन हो गई। तो बेसलाइन के क्राइटेरिया बदलते जा रहे हैं क्योंकि वो धीरे धीरे इंप्रूव कर रहा है। तो ये थे सिंगल सब्जेक्ट डिजाइन। इनके एडवांटेजेस भी देख लेते हैं, क्या कह रहे हैं एडवांटेजेस में, कि इसमें एक ही सब्जेक्ट के ऊपर काम करना होता है, तो इसलिए इजी हो जाता है थोड़ा सा। एक सब्जेक्ट, सिंगल सब्जेक्ट हो सकते हैं, सिंगल ग्रुप हो सकता है। एंड इट सेव्स मच टाइम इन डीलिंग विद मैनी सब्जेक्ट्स। तो ऑब्वियसली टाइम बचता है क्योंकि आपने बहुत सारे सब्जेक्ट के साथ डील नहीं करना है। और दूसरी चीज यहाँ पे ये कह रहे हैं कि क्योंकि आप यहाँ पे एक ही वेरिएबल को साथ डील कर रहे हो, डिपेंडेंट वेरिएबल आपका मोस्टली एक ही होता है, तो आप इसको कंट्रोल इजीली कर लेते हो। मतलब जो एक्सपेरिमेंटर है वो इस सिचुएशन को, एक्सपेरिमेंट को बहुत आराम से कंट्रोल कर पाता है। इसमें स्टेटिस्टिकल टेस्ट मतलब एनालिसिस की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसमें इजी, मतलब इजी हो जाता है क्योंकि आप सोचो, आप बहुत सारे ग्रुप्स बना के, जो हमने पहले पढ़ा था डिज़ाइन, उसी जगह आप एक सिंगल सब्जेक्ट डिज़ाइन कर रहे हो, एक ही सब्जेक्ट में चेंजेस नोट कर रहे हो, तो ईजी हो जाता है मेजर करना भी। एक्सप्लोरेटरी और डिस्क्रिप्टिव रिसर्चेस कर सकते हैं डिस्क्राइब करने के लिए हम बिहेवियर्स को। और ये सारे इसके मोस्टली एडवांटेजेस हैं। थोड़े से डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं। कैरी ओवर इफेक्ट हो जाता है। कैरी ओवर का मतलब है कि जो प्रीवियस फेज में आपने जो ट्रीटमेंट दिया उसका इफेक्ट बाकी आगे के फेजेस में भी आ सकता है। सीक्वेंस इफेक्ट आ जाता है। सीक्वेंस का मतलब है कि आपने एक के बाद एक सीक्वेंस में कोई चीज कराते हो तो लोगों को कई बार प्रैक्टिस से वो बेटर हो जाते हैं अपने आप ही, उनको पता चल जाता है कि नेक्स्ट क्या होने वाला है, तो वो उनका बिहेवियर ऑटोमेटिकली उस तरीके से ही होने लगता है। फिर इरिवर्सिबिलिटी है, कई बार हम बिहेवियर को अपने ट्रीटमेंट को रिवर्स नहीं कर सकते। जैसे आप किसी को, जैसे मैंने बोला ना, आप ए लिखना सिखा रहे हो, अगर वो ए लिखना सीख गया तो क्या आप उसको रिवर्स कर सकते हो? कि आप उसे बोल सकते हो कि भूल जाए उसको, क्योंकि हमें फिर से बेसलाइन ट्रीटमेंट लेनी है। तो कई बार ये रिवर्स नहीं कर सकते। एथिकल प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं इसमें कई बार, क्योंकि विड्रॉल डिजाइन में मतलब आपने बीच में ट्रीटमेंट देनी उसको छोड़ दी, तो वो एथिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो ये सारी इसमें डिसएडवांटेजेस हैं। रिसर्चर का बायस लिखा हुआ है कि कई बारी रिसर्चर जो है वो बायस हो जाता है अपनी ट्रीटमेंट को लेके, तो वो कुछ इंडिकेशन दे देता है अपने सब्जेक्ट को कि मैंने जो आपको ट्रीटमेंट दिया उससे आपके अंदर ये इम्प्रूव हो जाएगा। और आपने बता दिया अपने सब्जेक्ट को, तो ऑब्वियसली वो अपने आप को बेटर दिखाने की कोशिश करता है। तो इसमें रिसर्चर का बायस और उसका पार्टिसिपेंट की तरफ से भी बायस हो सकता है। तो ये सारी इसकी डिसएडवांटेजेस है। ये ब्लॉक 2 भी आपका खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम ब्लॉक 3 स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।